मध्य प्रदेश के हरदा में बड़ा हादसा। अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 11 लोगों की दर्दनाक मौत, 100 से ज्यादा लोग हादसे में जख्मी। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास, सदन में लगे जय श्री राम के नारे। धामी बोले समाज के हर वर्ग का होगा फायदा, सभी को समान अधिकार। यूसीसी पर सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान, बोले आप कानून कितने भी लाएं लेकिन हम वही मानेंगे जो कुरान शरीफ में है। हमें मालूम है कि आप ये कानून क्यों लाए हैं। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाएगी मोदी सरकार। शुक्रवार से शनिवार को पेश हो सकता है श्वेत पत्र, विपक्ष पर करे रहेगा प्रहार। गोवा में सी सर्वाइकल सेंटर इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन, मोदी बोले भारत एनर्जी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच एवलांच का अलर्ट, गुलमर्ग में -10 डिग्री तापमान। यूपी बिहार में बारिश ने बढ़ाई ठंड, पंजाब हरियाणा में खिली धूप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के हरदा में मंगलवार को एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया, जिससे पूरा इलाका दहल गया। धमाका इतना जोरदार था कि इसका असर कई किलोमीटर तक महसूस किया गया, मानो भूकंप जैसे झटके लगे हों। लोग अपने वाहनों को छोड़कर भागने लगे, कच्चे मकानों की दीवारें हिलने लगी, कई मकानों की दीवारें गिरी भी हैं। सरकारी अस्पताल में आपको बता दें जो कांच लगा हुआ था वो भी चटक कर गिर गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस घटना में 11 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 100 से ज्यादा लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। यह घटना राज्य की राजधानी भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर दूर हरदा शहर के बाहरी इलाके मगरधा रोड पर बैरागढ़ में हुई है। घटना ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। धमाका, भगदड़, हर तरफ चीख पुकार। तस्वीरें आग के दिल को दहला देंगी। ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर इस मौत के तांडव का जिम्मेदार कौन है। मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि करीब 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हरदा में हुए ब्लास्ट से पूरा शहर दहल गया है। धमाके के बाद भीषण आग ने पटाखा फैक्ट्री को घेर लिया। आसपास के करीब 100 घर आग की चपेट में आ गए। वहीं जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए। धमाके का आलम कुछ ऐसा था कि घटना स्थल से आधा किलोमीटर दूर तक लोग दहशत के चलते जान बचाकर भागते हुए नजर आए। से ज्यादा घायलों को हरदा के जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, तो भोपाल में एम्स में गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अभी जो हमें मेडिकल रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से 59 लोग इंजर्ड हैं, जिसमें से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चालू है। जानकारी के मुताबिक मगरधा रोड स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में सुबह विस्फोट होने के बाद भीषण आग लग गई। फैक्ट्री से उठती आग की लपटों और धुएं का गुब्बार दूर से ही देखा जा रहा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर प्रशासनिक अमला सहित फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। सीएम मोहन यादव भी हरकत में आए और फौरन आला अधिकारियों को हालात से निपटने के लिए रवाना कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह, एसीएस अजीत केसरी, डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार हेलीकॉप्टर से हरदा जाने के निर्देश दिए गए। प्रशासन के मुताबिक दोपहर 2:15 पर मरने वालों की संख्या करीब 11 हो गई थी। जिला अस्पताल में 63 लोगों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जबकि 11 लोगों को रेफर कर दिया गया है। इनमें 4 मरीज नर्मदापुरम भेजे गए हैं, 7 लोगों को भोपाल के एम्स में भेजा गया है। बैरागढ़ इलाके के आसपास के घरों को भी धमाके से बेहद नुकसान पहुंचा है। इस इलाके में छतों पर अवैध तरीके से पटाखे बनाए जाते थे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि हादसे के समय 50 से 60 लोग मौके पर मौजूद थे। घटना के वीडियो बेहद डरावने वाले हैं, जिसमें धमाके के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें हरदा में दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच बड़ा सवाल है कि रिहायशी इलाके में फैक्ट्री की मंजूरी आखिर किसने दी? मध्य प्रदेश के हरदा में मौत का तांडव का जिम्मेदार कौन है? आखिर इस मामले की जवाबदेही किसकी होगी? सवाल पूछ रहा है और जनहित में ये सवाल उठाना लाजमी है।
विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। अब बात कर रहे हैं अगली खबर की। महासमुंद जिले से अगली खबर। पुलिस की गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आपको बता दें 50 किलो गांजा के साथ 6 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई हुई है। महासमुंद जिले के सिंधोड़ा थाना का ये पूरा मामला है, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। महासमुंद जिले के सिंधोड़ा थाने में ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 50 किलो गांजा के साथ 6 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तो पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें महासमुंद जिले के सिंधोड़ा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों और पुलिस को लगी है। पुलिस की गांजा तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें 50 किलो गांजे की बड़ी खेप के साथ 6 अंतर्राज्यीय तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। महासमुंद जिले के सिंधोड़ा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस की गांजा तस्करों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 50 किलो गांजा के साथ 6 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से है, जहां विधानसभा में आने वाले अपने ही दल के विधायक के सवाल पर खाद्य मंत्री घिरते दिखे हैं। आपको बता दें विधायक ने विधानसभा में पीडीएस चावल की जांच का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि पीडीएस दुकानों में गड़बड़ी की जांच के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके जवाब में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि पिछली सरकार में तय समय पर सत्यापन नहीं किया गया, जिसकी वजह से कार्रवाई में देरी हुई है। आज प्रश्नकाल में पीडीएस के चावल के मामले को लेकर के पिछले सरकार में जो अनियमितता हुई थी उसको लेकर के आज फिर प्रश्न लगाया गया था और माननीय खाद्य मंत्री से पूछा गया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो चावल पीडीएस की दी गई है उसमें भारी मात्रा में अनियमितता पाई गई है और उसके खिलाफ अनियमितता पाई गई है, उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई अभी तक हुई है। माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि अनियमितता पाई गई है, लेकिन कार्रवाई उसमें अभी तक के कुछ हुई नहीं है और इस बात को लेकर के हम लोगों ने आक्रोश जाहिर किया और उसके बाद में सदन की कमेटी से उसकी जांच कराई जाए कि जिससे दोषियों के ऊपर में कार्रवाई हो सके। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सरगुजा जिले में आए दिन भूमि विवाद से संबंधित सबसे ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं। वहीं ताजा मामला अंबिकापुर के नजदीक ग्राम करमहा हसूली का है, जहां गांव में ग्रामीणों के निस्तार की शासकीय भूमि करीब 7 एकड़ को भूमाफिया द्वारा बाहरी लोगों को मिली भगत कर उसे विक्रय कर दी गई। जब इस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू होने लगा तब ग्रामीणों को इस बात की जानकारी लगी। ग्रामीणों का आरोप है कि यह गांव के पंडा के द्वारा बेचना बताया जा रहा है, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है। बड़ी बात यह है कि कलेक्टर जन दर्शन में बार बार शिकायत के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर हम लोग पिछले साल 30/5 के मतलब शिकायत किए थे जनदर्शन में। वो लोग मतलब 25/4 के आसपास मतलब 25/5 के वो लोग जेसीपी लगा दिए। एक सरकारी जमीन है अपने यहाँ, वो नाला है, ऐसा मतलब पानी उन्हीं गांव को निस्तार जाता है। उसमें शमशान घाट जाने का रास्ता भी है और किसान लोग को उसमें काबिज भी हैं, गांव के मतलब किसान लोग। अब उसको खोदने लगा मतलब जेसीबी आके तो मना किया उनको, तो बोले कि हम लोग के पास मतलब कागज है, नक्शा है, हमारा जमीन है, खरीदे हैं। कहाँ से खरीदे हो भाई? मथुरा के पंडा बेचा है और हम लोग खरीदे हैं।
हमार गांव के जो निस्तार जमीन जो है वो शासकीय भूमि रही, वो खरीदी बिक्री हो गई से कैसे कैसे शासकीय भूमि है कैसे नाम है हुई सीमा देवी के नाम से अभी खरीदी बतात है। और वो में हमार निस्तारी है शमशान घाट जाए खातिर पानी पटर, वही में से हमारे वो 60-70 एकड़ जमीन का सिंचाई होता है उसमें। और वो जमीन को इन लोग कैसे कैसे नक्शा खसरा बनवा लिए हैं, उसका सीमा देवी के नाम से है, तो अब सीमा देवी तो बनवाए होंगे। रुक रहेंगे अगली खबर का। खबर डबरा से है, जहां किसान खुशी रामचंद्रा ने मानवता की मिसाल पेश की है। हुआ यूं कि वो जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक शाखा से 15,000 रुपए निकालने पहुंचे थे, जिस पर कैशियर भारती गेदाम ने उन्हें 25,000 रुपए थमा दिए। घर पहुंचकर किसान ने रुपए गिने तो वे ज्यादा निकले। इस पर किसान दोबारा बैंक पहुंचे और 10,000 की अधिक रकम को लौटा दिया। इस पर बैंक मैनेजर जनक राम यादव ने किसान का धन्यवाद दिया। ब्रांच के अंतर्गत समिति छोटे कटेकोनी गांव कृषक है खुशीनाथ चंद्रा पीटर लाभो रामचंद्रा, ये विड्रॉल करने के लिए आज बैंक आया हुआ था। इनको 15,000 देना था, लेकिन केसीआर के द्वारा 25,000 भुगतान कर दिया गया था, जिसको 10,000 अतिरिक्त पैसा जो मिला था उसको उन्होंने ईमानदारी दिखाते हुए घर से वापस लाके बैंक में जमा किया, केसीआर के द्वारा वापस किया। इसके लिए वो किसान को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ईमानदारी का परिचय देते हुए बैंक में सही समय पर आकर वापस कर दी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर पंजाब से है, जहां सीएम भगवंत सिंह मान ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें, सीएम ने ऐलान किया है कि अब हर तरह की रजिस्ट्री में एनओसी की शर्त खत्म कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला बड़े जनहित में लिया गया है। इस फैसले के लिए कानूनी प्रक्रिया को पहले ही जांच लिया गया है और इसके बारे में अन्य विवरण जल्दी साझा कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय एनओसी की उपलब्धता न होने की सूरत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण से जमीन जायदाद की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में रुकावट पैदा होती है। इस फैसले के लागू होने से लोगों को समस्याओं से तो राहत मिलेगी ही, साथ ही राजस्व भी बढ़ेगा। अगली खबर सिरमौर से है, जहां कारली, डिमड़, साठी और परगणों में पिछले लगभग 48 घंटों तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश ने यहां के क्षेत्र के किसानों और बागवानी करने वालों के चेहरों पर रौनक ला दी है। यहां पिछले लगभग 3 महीनों से भयंकर सूखा पड़ रहा था, मगर अब इस बारिश व बर्फबारी ने सूखी धरती को तर कर दिया है। यहां पिछले 48 घंटों में लगभग 65 mm बारिश दर्ज की गई है। अगर ऊंचाई वाले स्थानों में, जिसमें ठंडीधार, बनालीधार व कई अन्य क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ इस मौसम का यह पहला हिमपात बताया जा रहा है। इस समय यहाँ लहसुन, मटर, आलू, गेहूं और सरसों आदि की फसलें लगी थी, जो भयंकर सूखे के कारण तबाही की कगार पर थी। इस बर्फबारी और बारिश ने इन फसलों को संजीवनी दी है। इसी तरह यहाँ दिसंबर जनवरी के महीने में सेब, नाशपाती, पलम, आड़ू के बगीचों में नए पौधे लगाने व पुराने बगीचों में कटिंग करने और तमाम आदि खाद डालने का काम होता था, मगर लगातार सूखा पड़ने के कारण यह सभी कार्य रुके पड़े थे। तो देश की बात में अब राजस्थान से खबरों की बात करते हैं। खबर राजस्थान के डूंगरपुर से है, जहां पर जिलाधिकारी अंकित कुमार सिंह ने कार्यालय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड रूम में गंदगी और अस्त व्यस्त फाइलें देखकर नाराजगी भी जताई है। साथ ही अव्यवस्था
जो देखी उन्होंने उस पर नाराज हुए। दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने जिला राजस्व लेखा न्याय अनुभाग, सामान्य अनुभाग, राजस्व अनुभाग, संस्थापन अनुभाग के अतिरिक्त जिला परिषद कार्यालय का भी निरीक्षण किया है। कर्मचारियों को समय से कार्यालय आने के निर्देश भी जारी किए। इस दौरान एसडीएम कुलराज मीणा, जिला परिषद सीईओ गीतेश और मालवीय तमाम लोग मौजूद रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दुमका हंसडीह है गोंडा NH 133 पर हंसडीह थाना क्षेत्र के बारीडीह गांव के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार हंसडीह थाना क्षेत्र के जमजोरी गांव निवासी बलराम मांझी बाइक पर सवार होकर गोड्डा से अपने घर जमजोरी लौट रहे थे। इसी बीच जैसे ही वह बरडीह गांव के समीप पहुंचे, वैसे ही पीछे से आ रही तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हंसडीह के पास ये टक्कर मारकर वाहन फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के पीछे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर पाकुड़ से है, जहां श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग जिला योजनालय सह मॉडल केयर सेंटर पाकुड़ द्वारा ठेगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। नियोजनालय परिसर में इस मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ जिला नियोजनालय पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। रोजगार मेले में अलग अलग कंपनियों ने स्टॉल लगाए। वहीं इच्छुक युवक युवतियों ने रोजगार के लिए कंपनी में आवेदन भी किए। साथ ही कई युवक युवतियों को कंपनी के द्वारा नौकरी के लिए ऑफर लेटर भी जारी किए गए। मैन पावर सॉल्यूशन में होंडा मोटरसाइकिल प्लांट है और आईफोन प्लांट है। होंडा बॉयज़ के लिए हमारे पास होंडा मोटरसाइकिल प्लांट है, जिसमें आपकी ITI की सैलरी है 16,500 प्लस 33,000 बोनस है और 149 पर आवर ओवर टाइम है और नाइट शिफ्ट अलाउंस 100 रुपया पर डे है। 10-12 का भी सैलरी आपकी सेम रहेगी, इसमें 2,000 कम रहेगी। और आईफोन कंपनी जो फीमेल के लिए है 18,700 सैलरी है प्लस 2 टाइम का खाना फ्री है और ट्रांसपोर्टिंग फ्री है। अभी तो हम होंडा शोरूम वाला जो वाला सब ठीक वगैरह सब करने वाला है वो इसी में डाले हैं। अभी इसमें तो बोल रहा है सप्लाई का ये सब है, मतलब सब कोई ठीक करेगा, इसी का बोले हैं। सैलरी तो बोला है 14,000, मतलब खाना पीना 2 टाइम का खाना देगा और साल में बढ़ेगा 1,000 करके, ऐसा बोला है। देश के बाद में अब झारखंड की खबर की बात कर लेते हैं। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने 2024-25 के लिए विधानसभा सत्र की तारीख बदलने जाने की प्रबल संभावना जताई है। आइए सुनाते हैं आपको। पड़ता है तो ऐसा बात नहीं, सामान्य ही सत्र पारित हुआ। मूल उद्देश्य था इसमें बहुमत सिद्ध करने का, बहुमत सिद्ध हुआ। महामहिम का भाषण था, सरकार के जो काम काज है साल भर का, उस साल भर के काम के संबंध में सदन के तमाम माननीय सदस्य, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, उनके बीच में बताने का जी। तो ये हुआ। सर बजट सत्र अब उसका डेट एक्सटेंड होगा या? हाँ, बजट सत्र का डेट एक्सटेंड होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों की बात करते हैं। लखनऊ के कैंट इलाके में मंगलवार दोपहर के करीब कबाड़ के गोदाम में भीषण ब्लास्ट के साथ धमाका हो गया। धमाके के साथ एक कर्मचारी के चीथड़े उड़ गए, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। कैंट की लकड़ी मोहाल बस्ती में मंगलवार दोपहर धमाका इतनी तेज था कि आसपास के घरों से लोग बाहर निकल आए।
घटना धुएं की तरह आसपास के इलाके में फैल गई और लोगों का हुजूम धीरे धीरे गोदाम के बाहर इकट्ठा होने लगा। घटना में गोदाम के एक कर्मचारी की मौत हो गई और सूचना पाकर मौके पर पुलिस के बड़े अफसर जांच करने पहुंचे। इस वक्त हम मौजूद हैं कैंट के लकड़ी महल पर और आप हमारे पीछे देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ पर ये कबाड़ का गोदाम है जहाँ पर तकरीबन 3 बजे के आसपास एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में एक शख्स की मौत हो गई है। जो फॉरेंसिक की टीम है और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और जो वाइट बैग में आप देख सकते हैं उसके अंदर डेड बॉडी को रखा गया है और पूरे इस एरिया की जाँच की जा रही है कि जो ब्लास्ट होने वाली चीज़ थी आखिरकार वो क्या थी। फॉरेंसिक के जो एक्सपर्ट थे वो देखिए छानबीन कर रहे हैं। मौके पर जो तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो घटनास्थल के आसपास का निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि पप्पू गुप्ता नाम के जो शख्स है वो पिछले कई सालों से इस इलाके में कबाड़ की दुकान चल रहा था। अब जो ब्लास्ट हुआ है वो किन परिस्थितियों में हुआ है, किस वजह से हुआ है, इस बात की जो इन्वेस्टिगेशन है वो फॉरेंसिक यूनिट और पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको साइंटिफिकली उसको एविडेंस के तौर पर कलेक्ट करने का जो काम है वो फॉरेंसिक की यूनिट कर रही है। फिलहाल उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के इलाके के आसपास के लोग काफ़ी दहशत में हैं। उन लोगों का सोचना यही है कि जो घटनाक्रम हुआ वो आखिरकार कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, और पुलिस के अधिकारी भी इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी फोर्स के साथ इस इलाके पे आए हुए हैं और फायर ब्रिगेड की यूनिट को भी यहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन अब ये जो ब्लास्ट है वो किन परिस्थितियों में हुआ और किस वजह से हुआ इसका पता लगाना लखनऊ पुलिस के लिए एक बहुत ज़रूरी है। कबाड़ की दुकान के पीछे बने गोदाम से सूचना मिलते ही डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी मौके पर पहुंचे। घटना स्थल की बारीकियों से जांच करने के लिए फॉरेंसिक की फील्ड यूनिट और बम निरोधक दस्ते को भी बुलवाया गया। बारीकी से जांच के लिए टीम बंद दरवाजे के पीछे थी और उधर कर्मचारी मृतक के परिजन बाहर खड़े थे। मृतक के भांजे देवेश के मुताबिक मूल रूप से हरदोई जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि 32 साल के रामकृष्ण उर्फ लाडो यही गोदाम में रहकर काम करते थे, जो पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से काम कर रहे थे। उनकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई, उनको कुछ नहीं पता। बस फोन की सूचना पर वो यहाँ पर आए हैं और उनकी मामा की मौत किन परिस्थितियों में हुई ये उन्हें नहीं पता। कैंट के लकड़ी मोहाल में बसी ये दुकान और गोदाम लक्ष्मीकांत गुप्ता का है, जो कुछ ही दूरी पर रहते हैं। उनका कहना है कि जिस वक्त वो हादसा हुआ वो दुकान और गोदाम में मौजूद नहीं थे। सूचना के बाद में वो खुद यहाँ पर पहुँचे। भाई साहब, मैं ये दुकान मैंने बहुत सालों से, 10 साल से मैंने इन लोगों को दे रखी है। मैं दुकान पे बैठता नहीं हूँ, इनको दे रखी है, यही लोग दुकान चलाते हैं। और मैं आज मेरे दोस्त की बेटी की शादी इलाहाबाद में है, तो मैं जा रहा था इलाहाबाद, तो लेकिन मेरे को जैसे ही सूचना मिली, मैं कैंट में ही पहुंचा था, ये सूचना मिली, मैं वापस आ गया और उसके बाद पुलिस आ गई है, वो अपना जांच कर रही है। पुलिस ने कई घंटों के अंदर जांच की और अफसरों के साथ उन्होंने सलाह मशवरा भी किया और फॉरेंसिक व बम निरोधक दस्ते की जांच के बाद वो बाहर आए। उनका कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट जैसी कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऐसे में ब्लास्ट कैसे हुआ इस बात की जांच की जाएगी। हादसे में एक कर्मचारी की मौत हुई है, बाकी जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सबूत जुटाए हैं। सूचना तो सिलेंडर फटने की मिली थी, बट सिलेंडर फटने जैसा कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंप्रेस्ड कोई पेट्रोलियम में कुछ ऐसा केमिकल रखा था और किसी प्रभाव में प्रेशर या कुछ पाके स्पार्क पाके उससे कुछ फटा है, क्योंकि पूरा इम्पैक्ट इसके मुंह और पैर पे रहा है। तो अभी और लोग हैं, टीमें जैसा करके बताएंगे फिर हम। घटना में हानि किसकी हुई है? घटना में हानि एक लाडो नाम का व्यक्ति है जो इसके यहाँ काम करता था, हरदोई का रहने वाला, उन्हीं की है। मतलब बस यही बताया कि प्राइमरी ये लग रही है कि सिलेंडर फटने जैसा कुछ नहीं लग रहा या कोई एक्सप्लोसिव इस टाइप का कुछ नहीं है। कोई कबाड़ था जो कि बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं, कोई पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल कुछ। कई पार्ट मिले हैं तो ब्लास्ट तो हाई डेंसिटी, मतलब थोड़ा हायर इंटेंसिटी का ही है। ब्लास्ट तो हायर इंटेंसिटी का है, बट लेकिन चूंकि इम्पैक्ट चेहरे और पैर पे ही है, पूरा आसपास के एरिया भी डिस्टर्ब नहीं है,
तो ऐसा लग रहा है कि कुछ इस टाइप की कोई बॉटल या कोई कंटेनर जो कंप्रेस्ड केमिकल रखा रहा होगा। लक्ष्मीकांत गुप्ता की दुकान के गोदाम में ये कैसा ब्लास्ट था, ये जानने के लिए जितना आसपास के लोग उत्सुक हैं, उससे कहीं ज्यादा पुलिस की टीम भी उत्सुक नजर आ रही है। फिलहाल ब्लास्ट किस चीज से हुआ, इस बात की जानकारी अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं बताई गई है। आपको बता दें कि जांच के लिए अभी भी फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट को लगाया गया। अभी ये नहीं पता चल सका है किसकी मौत हुई है, उसका नाम क्या है, लेकिन पुलिस की टीम इस बात को तलाशने की कोशिश कर रही है और जरूर पता लगाने की कोशिश करेगी कि ये ब्लास्ट जो है वो किस वजह से हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट आदिश के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। खबरों करेंगे अगली खबर का। खबर कायमगंज से है, जहां डीएम के निर्देश पर एआरटीओ परिवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत ने स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर सघन चेकिंग की है। इस दौरान बिना मानकों को पूरा किए चल रहे 6 वाहनों को पकड़ा है, जिसमें से 2 वाहनों को राजेपुर थाने में सीज भी किया है। साथ ही आपको बता दें 1,50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। खबरों करते हैं अगली अहम खबर की। खबर बहराइच से है, जहां ई रिक्शा चालक की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कैसरगंज थाना क्षेत्र के हरनी चौराहे पर हुई हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें कि दिकौली कला निवासी प्रवेश राव ई रिक्शा लेकर चौराहे पर खड़ा था। इसी दौरान आरोपी ने उस पर ईंट से हमला कर दिया। सिर पर कई बार ईंट के वार से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अब तक हत्या की वजह सामने नहीं आ सकी है। पुलिस आरोपी गंगाधर शुक्ल उर्फ जीतू को गिरफ्तार करके पूछताछ में जुटी हुई है। जनपद बहराइच में थाना कैसरगंज में हरनी चौराहे पर एक रिक्शा चालक प्रवेश कुमार जो कि दिकौली का रहने वाला है, उसकी उम्र 28 वर्ष है, उसको ईंट से मारकर घायल कर दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसमें अभियुक्त गंगाधर शुक्ला उर्फ दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है, अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। गंगाधर द्वारा ई रिक्शा चालक को कैसरगंज जाने के लिए कहा गया था, उसके मना करने पर उसने आक्रोशित होकर के उसके सिर में ईंट मारकर उसको घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। तत्काल शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है एवं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभी तो गिरफ्तार कर लिया है, विधिक कार्रवाई की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चंदौली से है, जहां पुलिस के ऑपरेशन सुरूर की पोल खुल गई है। आपको बता दें मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के रतनपुर में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच कर कार्रवाई में जुटी है। बताया जा रहा है कि जलीलपुर चौकी क्षेत्र के रतनपुर मोड़ स्थित सरकारी देसी शराब के ठेके पर 2 दोस्त शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मृतक राजू सोनकर ने हत्यारोपी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद हत्यारोपी ने सब्जी की दुकान पर रखे चाकू से एक के बाद एक उस पर कई बार वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर बरेली से है, जहां गर्भवती बेटी की हत्या के बाद 3 साल की नातिन के लिए नाना और नानी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नाना नानी का आरोप है कि मां की हत्या और पिता के जेल जाने के बाद परिवार वालों ने उसकी नातिन को गायब कर दिया है। पूछने पर भी वो उसका कोई खबर और कोई पता नहीं बता रहे हैं। नाना नानी से एसएसपी से नाना और नानी ने गुहार लगाने के साथ ही वीडियो वायरल किया है और वीडियो वायरल कर न्याय की मांग की है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब उत्तराखंड की खबरों की बात करते हैं। धामी सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक सदन में पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा है, जिसके बाद सदन में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हुआ है और आज सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक पेश किया गया। कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने बहुप्रतीक्षित यूसीसी विधेयक को सदन में पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा। इसके बाद सदन में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है कि हम यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। देश के पहले राज्य के रूप में जाने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी से किसी को डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूसीसी सभी वर्गों के लिए अच्छा होगा और इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज से जिस निमित्त इस सत्र को आहूत किया गया है, समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सब से भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हुआ और मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन यूसीसी विधेयक सदन में पेश किया गया। कानून बनाने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। आपको बता दें कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने देश के प्रथम गांव माड़ा से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए लोगों से सुझाव लिए। इस दौरान कुल 43 जनसंवाद कार्यक्रमों और वेब पोर्टल के जरिए समिति के पास 2,32,000 सुझाव आए। इसके बाद इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। हालांकि विपक्ष की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और सरकार पर चुनावी लाभ लेने का आरोप भी लगाया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए उसे सुनाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिल है और निश्चित रूप में आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले तो ये क्या कहते हैं आपके गोवा में लागू था और ये पोर्चुगीज लॉ में ये सम्मिलित था। उसके बाद ये हमारे देश में भी लागू है और गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर ये बिल लागू है। पर आज़ादी के बाद जो है उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा और भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ की धरती से, जहाँ गंगा बह रही है, यहाँ सरस्वती बह रही है, जहाँ पर आपका सरयू बह रही है और यमुना जी बह रही है, ऐसी धरती से ये बिल पास होगा तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप में इतिहास की रचना होगी। देखिए, आज उत्तराखंड विधानसभा इतिहास रच रही है और जो यूसीसी की बरसों से डिमांड थी, जिसके लिए तमाम लंबे संघर्ष हुए, संसद में तमाम चर्चाएं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को तमाम बार तलब किया, आज उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने जा रही है और ये उत्तराखंड इतिहास रच रहा है और इस सदन का मैं हिस्सा हूँ। इस बात का मुझे बड़ा आनंद है। नहीं, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सुधार के कदम है और इन सुधारों से उनको भी लाभ मिलने वाला है। तो थोड़ा इसको स्टडी करें और मेरा ये मानना है कि देश के मूड के साथ में चलें, ताकि धर्म के आधार पर देश नहीं चलेगा। यूसीसी विकसित भारत बनाने में एक मजबूत कदम है और मैं युवा मुख्यमंत्री को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद पेश करता हूँ। आज बेटियों का दिन है, आज बेटियों को अधिकार मिलने जा रहे हैं, आज बहनों का दिन है, आज बहनों को अधिकार मिलने जा रहे हैं। 50% हिस्सेदारी प्रॉपर्टी के अंदर
सोच नहीं सकता था कोई। आज मेरी बहनों को अधिकार मिला, आज तो बहनों का दिन है और उसके ऊपर मातम, के ऊपर विरोध, मुझे लगता है बेमानी है। आज इसलिए हम कह सकते हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं महिला विरोधी हैं, वो बहनों के विरोधी हैं, वो बेटियों के विरोधी हैं जो विरोध कर रहे हैं। आज बेटियों का दिन है, मैं ये कह सकता हूं, इसके लिए जितना धन्यवाद किया जाए मोदी धामी सरकार को उतना कम। पन्ने का ये ड्राफ्ट है, कल तक तो ये पता था कि भाई 700 पन्ने का है, यही सस्पेंस था, सरकार यही नहीं बता पाई। इसकी भाषा देखिए कॉम्प्लिकेटेड है, सरल भाषा में आम जनता को कैसे ये समझाया जाए, इसमें जो विसंगतियां हैं उसका अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। संविधान के विशेषज्ञ हों, उनसे राय लिए बिना और पार्टी में वरिष्ठतम नेताओं की राय लिए बिना इस पे चर्चा करना या इस विषय को आगे रखना ठीक नहीं है। संसदीय प्रणाली जो है, सदन की जो प्रणाली है, नियमावली के विरुद्ध सारी सरकार कार्य कर रही है। लोक महत्व के जो विषय थे, प्रश्नकाल उन्होंने हटा दिया, 310/58 की सूचना हटा दी। यूसीसी सबसे महत्वपूर्ण विषय उत्तराखंड का नहीं है, अग्निपथ योजना का रोल बैक महत्वपूर्ण विषय है। सभी हमारे वर्ग जो हैं, चाहे मुस्लिम भाई हो, अल्पसंख्यक हो, हमारे जैन समाज के व्यक्ति हो, चाहे पारसी हो, चाहे हमारे किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, मेरा कहना यह है कि सरकार ने सभी वर्गों के प्रमुख व्यक्तियों से मशवरा नहीं लिया है, सलाह नहीं ली गई है। तो हम चाहते हैं कि सभी एक बार देख लें, हम भी अध्ययन इसका कर लें ताकि इसके दोषों का भी पता चले। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने राम मंदिर के बाद समान नागरिक संहिता का तीर भी चल दिया है। भाजपा को जहां इस तीर के निशाने पर लगने की उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इसे भाजपा का चुनावी एजेंडा बता रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या यूसीसी के लागू होने के बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलता है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क के न्यूज इंडिया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जिला औषधि निरीक्षक और पुलिस ने लाल कुआं और बिंदु खत्ता के 6 मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी की है, जिसमें से 3 मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ एनआरएक्स की दवाइयों में अनियमितता मिलने पर नोटिस जारी किया गया है। मेडिकल स्टोर बंद कर नदारद रहने वाले मेडिकल स्टोर स्वामियों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिला औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट और लाल कुआं कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक डीआर वर्मा द्वारा कोतवाली चौराहे पर स्थित मेडिकल स्टोरों में छापेमारी की थी। और पुलिस विभाग द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें मेनली हमारे द्वारा जो भी दवाइयाँ नशे के रूप में मिसयूज हो रही है उस पे संबंधित सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता, एक्सपायरी बॉक्स आदि देखे गए। इसमें कुछ मेडिकल स्टोरों में हमें एनआरएक्स की दवाइयाँ मिली, जिसका सेल परचेज रिकॉर्ड कुछ मेडिकल स्टोरों का मौके पे हमारे द्वारा सत्यापन किया गया है। और जिन मेडिकल स्टोरों में मौके पे रिपोर्ट नहीं दिखाया है, उनको 5 दिन का समय देते हुए उनसे स्पष्टीकरण व सेल परचेज मांगते हुए लाइसेंस को उनके सस्पेंड करने की संस्तुति विभाग द्वारा। खबरों करेंगे अगली खबर का। श्रीनगर के ग्लास हाउस स्थित देर रात गुलदार द्वारा 4 वर्षीय मासूम को अपना निवाला बनाने के बाद से ही घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जन प्रगतिशील मंच बिलकेदार के लोग परिजनों से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया, साथ ही परिवार को घर के लिए राशन भी उपलब्ध कराया। इस दौरान जन प्रगतिशील मंच बिलकेदार के अध्यक्ष संदीप रावत का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार गुलदार सक्रिय हो गए हैं, जिससे आए दिन गुलदार के हमले से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग के आला अधिकारियों से क्षेत्र में गुलदार की दहशत को लेकर उन्होंने पहले ही अवगत करा दिया था। इसके बावजूद इस विभाग की ओर से कोई सक्रिय कदम नहीं उठाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर ही गुलदार द्वारा 2 मासूमों को अपना निवाला बनाया गया। मेरी शादी को हुए 8 साल हो गए, मैं 8 साल से हूँ यहाँ पे। बाकी मेरे ससुराल वाले काफ़ी सालों से हैं यहाँ पे, और बहुत सालों से, मुझे भी नहीं पता कितने सालों से। और मेरा बच्चा रात को यहाँ से मेरे सामने उसको बैठी, मैं इस रूम में बंद थी, मैं बच्चे मचल के रखे, अपने बच्चों को बचा नहीं पाए और मेरा बच्चा चला गया। तो माँ से छीन ले गए, तो तब छीना गया कि जब सुबह तक सरकार का नहीं दे रखा है, क्योंकि आगे पीछे उनके न लाइट है और न उनके लिए कोई न हमारे लिए रास्ता है, न झुकी झोपड़ी वालों को कोई पूछता नहीं है, गरीब को कोई पूछता नहीं है। जो भी हमारा घर जाने का न रास्ता है, न हमारे लिए लाइट है। मतलब हमारे बच्चे अंधेरे में जा रहे, कोई जा रहे, वो उसको कोई पूछ जात नहीं है।
और सरकार को जो भी है कि हमारा पहली नंबर हमारा झोपड़ी की मतलब सुबह तक करना चाहिए, लाइट चाहिए। हम ये नहीं मांग रहे, कोठी नहीं मांग रहे, बिल्डिंग नहीं मांग रहे, पर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को आने जाने का सुविधा दिया जाए। वोट कहना चाहते हैं कि भाई जो ये बाघ ने वो बच्चे को मारा, ये बाघ पकड़ना चाहिए और मारना चाहिए बाघ को। भाई बहुत परेशान है, देखो छोटा बच्चा लोगों का है, बच्चे तो सबके होते हैं, ये है कि बच्चा बराबर है, वहाँ भी उनको वो बाघ हमें ये चाहिए कि मरना है बस। ऐसा नहीं कि जान लगा दिया इन्होंने और बस हो गए, ये जान लगाने से कुछ नहीं होता है। 3 बाघ परसों वहाँ भी थे उधर की साइड, तो 3 बाघ, वो बाघ भी अभी तक नहीं मरी। मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे एक बच्चे या बिटिया की जान नहीं गई, यहाँ 2 बच्चों की जान जा चुकी है आज के दिन में। एक खिरसू की घटना है, दूसरी यहाँ की घटना है। और अभी जैसे मैं इनका देख रहा हूँ, बस अब इनके साथ मेरी सिंपैथी है कि जिस प्रकार से रोए, माँ बाप का दर्द तो बच्चे जाने के बाद वही जानते हैं, हम तो क्या जानेंगे। लेकिन मैं शुरू से इसको प्रयत्न करते रहा हूँ कि ये वास्तव में बहुत बड़ी घटना हो गई है। 3 महीने पहले मैं खुद यहाँ के जो वन अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी, उनसे मिला। उनको पहले भी कह चुका था, यहाँ पे 5-7 गुलदार घूम रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गदरपुर से है, जहां एकम सनातन भारत दल के प्रदेश उपाध्यक्ष आर के महाजन द्वारा सुहावा राम भूडी धर्मशाला गदरपुर में जो श्रीलंका से पत्थर शिला लाई गई वह पानी में तैर रही है। पत्थर शिला गदरपुर पहुंचने पर पंडित बाबू राम द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। उसके पश्चात राम सेतु से लाई गई पत्थर शिला को दर्शनार्थियों के लिए एक पानी के बड़े जार में रखा गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। पत्थर शिला पानी में तैर रही थी। श्रद्धालुओं ने बड़े भाव से दर्शन कर पत्थर शिला को माथे पर लगाया और भगवान श्री राम की अनुभूति की। ये यहाँ पे रामशिला, जो प्रभु श्री राम की त्रेता युग में जो शिला इन्होंने राम लिख करके समुद्र में डाल करके तैराया था, जिसपे कि वानर सेना ने लंका पे चढ़ाई की थी समुद्र में। तो वो राम पत्थर हम भूडी धर्मशाला में गदरपुर में आज लेकर आए हैं। सभी भक्तों को दर्शन कराएंगे, उसके कृपया हाथ लगा के उनको प्रणाम करें। क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इस पत्थर रामशिला के पत्थर को अगर हमने हाथ लगाया तो प्रभु राम की चरणों पे हाथ लग गया हमारा। अगली खबर रामनगर से, जहां रामनगर के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर बेहद हमेशा मुस्तैद अपने आप को बताता है। इसी क्रम में आगामी फायर सीजन के शुरू होने से पूर्व ही पार्क प्रशासन पार्क को वन अग्नि से बचाने को लेकर तैयारियों में जुट गया है। 15 फरवरी से 15 जून तक फायर सीजन की शुरुआत हो जाती है। इस दौरान वन विभाग के कई क्षेत्रों में वन अग्नि की घटनाएं सामने आती हैं। वन अग्नि से निपटने को लेकर पार्क प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर वन अग्नि सप्ताह में पार्क प्रशासन द्वारा कॉर्बेट पार्क से लगते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन अमित ग्वासा कोटी ने बताया कि हमारे द्वारा वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए 12 मास्टर क्रू स्टेशन के साथ ही 50 क्रू स्टेशन के जरिए वनाग्नि की घटनाओं को रोका जाता है। जो आगामी फायर सीजन अभी आने वाला है, तो इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां पूर्ण कर ली है। इसमें कंट्रोल बर्निंग का कार्य किया जा रहा है, जहां पर संभव है वहां पर किया जा रहा है। और इसके अलावा 1 से 7 फरवरी को वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। तो इसके लिए साथ ग्रामीणों के साथ गोष्ठी की जा रही है समस्त रेंजों के द्वारा, और जो कंट्रोल बर्निंग कार्य है फील्ड में वो लगातार किया जा रहा है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रत्येक रेंज में एक मास्टर कंट्रोल रूम है, और एक डिवीजन का जो मास्टर कंट्रोल रूम है यहाँ रामनगर स्थित है, और साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक लेफ्ट जोन में मास्टर कंट्रोल रूम है, और एक मॉडल क्रू स्टेशन भी है चरजिया में हमारे सदगुरी। तो उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से कर रही है। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। शरद पवार गुट को इलेक्शन कमीशन से बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार गुट को ईसी ने अगली एनसीपी माना है, असली एनसीपी माना है। आपको बता दें, चाचा और भतीजे की लड़ाई कोर्ट में पहुंची थी। अब सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ा फैसला सामने आया। शरद पवार, आपको बता दें, अजीत पवार की पार्टी को असली एनसीपी माना गया है। तो शरद पवार गुट को इलेक्शन कमीशन से बड़ा झटका सामने आया है। इलेक्शन कमीशन में यह मामला था। अजीत पवार गुट को इलेक्शन कमीशन ने असली एनसीपी पार्टी माना है।
शरद पवार से चुनाव आयोग ने मांगे थे 3 नाम। आपको बता दें, चाचा और भतीजे की यह राजनीतिक लड़ाई इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची थी। शाम 4 बजे तक चुनाव आयोग को 3 नाम देने थे। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। शरद पवार गुट को इलेक्शन कमीशन से बड़ा झटका सामने लगा है। अजीत पवार गुट को इलेक्शन कमीशन ने असली एनसीपी माना है। शरद पवार से चुनाव आयोग ने 3 नाम मांगे थे। आपको बता दें, शाम 4 बजे तक चुनाव आयोग ने 3 नाम देने के लिए कहा था। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी और अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार गुट को इलेक्शन कमीशन ने असली एनसीपी पार्टी माना है। तो जिस तरीके से शरद पवार और अजीत पवार 2 गुटों में एनसीपी पार्टी बंट गई थी और दोनों पार्टियां दावा कर रही थी कि असली एनसीपी होने का दावा अलग अलग दोनों गुट कर रहे थे। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला पहुंचा था और आज इलेक्शन कमीशन ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। एनसीपी जो असली एनसीपी है, वो अजीत पवार गुट की जो एनसीपी है, उसको असली एनसीपी इलेक्शन कमीशन ने माना है। तो शाम 4 बजे तक चुनाव आयोग को 3 नाम देने थे। शरद पवार को चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने 3 नाम देने को कहा था। तो शरद पवार गुट को यह बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार गुट को इलेक्शन कमीशन ने असली एनसीपी पार्टी माना है और शरद पवार के गुट की जो पार्टी थी उसको असली एनसीपी नहीं माना है। तो शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं शरद पवार, लेकिन अपनी ही पार्टी उनके हाथ से निकल गई है और अपने ही घर में ये राजनीतिक जो चाणक्य कहा जाता था, इनको वो मात खाते नजर आ रहे हैं। तो शरद पवार से चुनाव आयोग ने 3 नाम देने का सुझाव दिया था। शरद पवार से चुनाव आयोग ने 3 नाम मांगे थे। तो दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शरद पवार गुट को इलेक्शन कमीशन से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, अजीत पवार गुट को इलेक्शन कमीशन ने असली शिवसेना माना है। शरद पवार से चुनाव आयोग ने 3 नाम मांगे थे। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शरद पवार गुट को इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, चाचा और भतीजे की इस लड़ाई में भतीजे को जीत मिली है और शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। इलेक्शन कमीशन ने यह बड़ा झटका दिया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार की पार्टी को असली एनसीपी पार्टी माना है। शरद पवार की पार्टी जो असली अपने आप को एनसीपी पार्टी कहती थी, उसको बड़ा झटका लगा है। और ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एनसीपी जो अजीत पवार गुट की एनसीपी है, उनके कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है, काफी खुशी देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी सामने आई हैं और आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं। अजीत पवार गुट के जो एनसीपी कार्यकर्ता हैं, वो आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो शरद पवार को इलेक्शन कमीशन से बड़ा झटका लगा है। अब इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार के गुट की जो एनसीपी पार्टी है, उसको असली एनसीपी पार्टी कहा है और राजनीतिक चाणक्य शरद पवार को बड़ा झटका इलेक्शन कमीशन से लगा है। एक तरफ जहां शरद पवार को देश की राजनीति का बड़ा चाणक्य माना जाता रहा है, कई सरकारें बनाने और बिगाड़ने में उनकी महती भूमिका रही है और आज उनकी पार्टी ही उनके हाथ से निकलती नजर आई है। अपने ही घर में
शरद पवार को बड़ी हार मिली है, अपने भतीजे से ही उनको मात खानी पड़ी है। आपको बता दें कि आपसी विवाद के बाद एनसीपी पार्टी दो गुटों में बंट गई थी, जिसके बाद एक गुट शरद पवार के पास था जो अपने आप को असली एनसीपी पार्टी कहता था, जबकि दूसरा गुट अजीत पवार के साथ था। और यह मामला इलेक्शन कमीशन के पास जब पहुंचा, आज इलेक्शन कमीशन ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। शरद पवार को इलेक्शन कमीशन का बड़ा झटका इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिला है। और इस मामले पर इस बड़ी घटनाक्रम के बाद रामदास अठावले का बयान सामने आया है। सुन लेते हैं रामदास अठावले क्या कह रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार गुट को मान्यता दी है, उसका कारण ये है कि नियम ऐसा है कि अगर कोई पार्टी में स्प्लिट होता है तो 2/3 मेजॉरिटी से अगर कोई एमएलए एमपीज अगर एक साथ आते हैं उसे गुट को मान्यता दी जाती है। इसके पहले भी ऐसा हुआ है और अभी भी एकनाथ शिंदे जी ने 55 एमएलए में से 40 एमएलए उनके साथ लाए थे, अपना पूरा रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को दे दिया था। तब इलेक्शन कमीशन ने उसका स्टडी करके एकनाथ शिंदे जी को असली शिवसेना और जो तीर कमान जो संभाल उनको दे दिया था। तो इसी तरह मुझे लगता है कि माननीय शरद पवार साहब के पार्टी में जो स्प्लिट हुआ और अजीत दादा पवार जी ने 42 एमएलए अपने साथ लाए और खाली 12 एमएलए पवार साहब के साथ थे, तो इसीलिए मतलब ये मेरिट पर ये निर्णय हुआ है और इसमें सरकार का कोई बिल्कुल संबंध नहीं है और नियम बनाया है उसके मुताबिक ही निर्णय हुआ है और इसीलिए मुझे लगता है कि निर्णय जो सही है और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। ने साफ तौर से कहा कि इलेक्शन कमीशन का यह मामला है, इलेक्शन कमीशन ने मूल्यांकन किया है और मूल्यांकन के बाद ये फैसला सुनाया है शरद पवार गुट को। हालांकि ये बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां शिवसेना और एनसीपी ये मानी जाती हैं। शिवसेना भी दो धड़े में बंट चुकी है और अब एनसीपी भी पिछले कुछ समय से दो धड़े में बटी हुई थी और दोनों धड़े का मामला इलेक्शन कमीशन में था और इलेक्शन कमीशन ने अब भतीजे अजीत पवार के जो गुट की एनसीपी थी उसी को असली एनसीपी माना है। तो एनसीपी कार्यकर्ता लगातार आतिशबाजी और पटाखा फोड़ते हुए जश्न मना रहे हैं। अजीत पवार गुट की जो एनसीपी पार्टी है उसको इलेक्शन कमीशन ने असली पार्टी माना है, जिसके बाद यह प्रदर्शन और खुशी जाहिर की जा रही है। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के साथ जा सकते हैं जयंत चौधरी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर दिया है और 4 सीटों के ऑफर को सूत्र बताते हैं कि आरएलडी ने मान भी लिया है। इंडी गठबंधन को एक और बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की यह बड़ी खबर हो सकती है। बीजेपी के साथ जा सकते हैं जयंत चौधरी। तो जिस तरीके से जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ट्यूनिंग चल रही थी, ऐसे में मतलब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं अंदर खाने में। और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कई बार इस तरीके के बातें भी कही थी, भाषण भी दिए थे कि जब तक मैं जीऊंगा सपा के साथ रहूंगा, बीजेपी के साथ जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और आज एक बार फिर से राजनीति अपना करवट बदलती नजर आ रही है और आरएलडी प्रमुख भाजपा के साथ गठबंधन करते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह उत्तर प्रदेश की राजनीति की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।